तक हम लोग ये डिस्कस किए कि अगर चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, वो अगर गिवन है तो तुम किसी भी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या गिवन होना चाहिए? आइदर वन चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इसको अगर जस्ट रिवर्स करें, सपोज किसी पॉइंट पे वी नो हाउ मच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक क्या क्वेश्चन था? चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था और क्या कैलकुलेट करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। रिवर्स क्या कर रहे हैं? क्या गिवन है? इज इट पॉसिबल टू फाइंड और से एनीथिंग रिगार्डिंग चार्ज? वैलिड क्वेश्चन है। चार्ज दिया हुआ है तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो तुम? उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इज इट पॉसिबल टू से एनीथिंग रिगार्डिंग किस चार्ज के कारण? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके कारण होगा? चार्ज। तो किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो इस चीज़ के लिए ही जो थ्योरम है दैट इज नोन एज गॉसेस थ्योरम। सो नेक्स्ट लिखो गॉसेस थ्योरम। बहुत सिंपल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक बार समझ लोगे बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड तुम सॉल्व कर लोगे बिना मैथमेटिक्स यूज़ किए हुए। अब तक हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में कैलकुलस यूज़ करना पड़ रहा था ना। और डिस्क का कितना कॉम्प्लिकेटेड था याद करो। सबसे पहले स्टेटमेंट। फर्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट लिखो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface, total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times algebraic sum of 1 by epsilon naught times algebraic sum of charge enclosed. फिर से देखो क्या स्टेटमेंट लिखे हो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times algebraic sum of चार्ज इनक्लोज्ड। इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस टर्म को अंडरलाइन करो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर अंडरलाइन करो एनी क्लोज्ड सरफेस, और फिर अंडरलाइन करो अलजेब्राइक सम। तो आज पूरा क्लास हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, इसी 3 टर्म को, ठीक है। और वो हम जब बता लेंगे तो अब उसके बाद तुम खुद बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा डेरिवेशन अपने आप समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट सिंपल है। 3 लिख लो। नंबर 1 वहीं पे लेबल कर दो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले लिखा हुआ था, उसको नंबर 1 कर देते हैं, ऊपर 1 कर दो। फिर एनी क्लोज सरफेस 2 हो गया, और नंबर 3 क्या हो गया? अलजेब्राइक सम। 3 से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखो नीचे अलजेब्राइक सम। ये वर्ड बहुत बार आया है नहीं फिजिक्स में, अलजेब्राइक सम। वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्सेस, अलजेब्राइक सम ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस। तो व्हाट इज मेंट बाय अलजेब्राइक सम? सम विदाउट साइन या विद साइन? वो लिख दो। अलजेब्राइक सम का मतलब हो गया एडिशन विथ साइन। किसको ऐड कर रहे हो तुम यहाँ ये देख लो। अलजेब्राइक सम ऑफ क्या है? चार्ज इनक्लोज। तो किसको ऐड कर रहे हैं? चार्ज को। चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो ये कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है। अलजेब्राइक सम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। तो अलजेब्राइक सम का मतलब हो गया एडिशन विथ साइन। किसका साइन? चार्ज का। प्लस है या माइनस। नेक्स्ट टर्म क्या है? नंबर 2 क्या था? तो लिखो तो क्लोज्ड सरफेस।
क्लोज्ड सरफेस का क्या डेफिनेशन होगा ये बताओ. व्हाट इज क्लोज्ड सरफेस? व्हाट इज क्लोज्ड सरफेस? क्योंकि गॉसेस थ्योरम में लिखा हुआ है कि किसके लिए वैलिड है वो, एनी क्लोज्ड सरफेस. तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट वी मीन बाय क्लोज्ड सरफेस. तो क्या होता है क्लोज्ड सरफेस? तो क्या सर्किल एक क्लोज्ड सरफेस है? इज सर्किल अ क्लोज्ड सरफेस? तो व्हाट इज क्लोज्ड सरफेस? 3D शेप, 3D होना चाहिए. तो बहुत किताब में लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह तुम यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म, इट इनक्लोजेस वॉल्यूम. 3D का मतलब क्या हुआ? सो क्लोज सरफेस मीन्स इट इनक्लोजेस वॉल्यूम. क्या ये करेक्ट है? इट इनक्लोजेस वॉल्यूम. जैसे दिस ग्लास इज 3D, इज इट क्लोज सरफेस? तो ये तो कहना, एंड इट हैज वॉल्यूम ऑल्सो, इज इट क्लोज्ड? व्हाट इज क्लोज सरफेस? वी कैन नॉट. अगर क्लोज सरफेस है तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन. इट विल डिवाइड स्पेस इनटू टू आई मीन, एक वर्ड यूज कर सकते हैं इनसाइड, दूसरा वर्ड आउटसाइड. इनसाइड एंड बेस्ट है कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो अपने आप समझ में आएगा. जस्ट इमेजिन करो एक बड़े साइज का फुटबॉल है और किसी तरीके से तुमको उसके अंदर डाल दिया गया है ना. अब टेंशन ये नहीं लेना है मोबाइल के साथ तुम अंदर हो, तो बहुत लोगों को तो वही टेंशन होने लगता है कि मोबाइल मेरा छूट गया है ना. मोबाइल भी तुम्हारे पॉकेट में है, तुम उस फुटबॉल के अंदर हो, कैसे बाहर निकलोगे, क्या करना होगा? कोई ऐसा हो कहीं कोई डोर, जैसे इस क्लासरूम में बंद हो, तुम बाहर निकलना है, यू विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट डोर और तुम बाहर चले गए. डोर ओपन कर लिया ना. वैसे ही फुटबॉल में कुछ कहीं प्रेस करेंगे, कोई बटन होगा, प्रेस किए, डोर खुल गया, बाहर निकल गए. क्या करना होगा? यू नीड टू ब्रेक दैट सरफेस और नॉट. तो व्हाट इज क्लोज सरफेस? इट हैज टू रीजन, इनसाइड एंड. तो अगर तुम इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड जाना चाहते हो तो क्या करना होगा? यू हैव टू ब्रेक दैट सरफेस समवेयर. अगर बिना ब्रेक किए हुए हम इनसाइड से आउटसाइड जा सकते हैं तो इज इट अ क्लोज सरफेस? जैसे ये, इफ यू आर इनसाइड दिस यू कैन इजिली कम आउट. तो कहीं क्या, कहीं कुछ ब्रेक करना पड़ा. लेकिन अगर इसके ऊपर हम एक कैप रख दिए, अब क्या होगा? ये कैसा सरफेस हो गया? क्लोज्ड. दोनों केस में इट हैज वॉल्यूम बट इट इज नॉट क्लोज सरफेस. अब ये कैसा सरफेस है? तो अगर इस तरह से सोचोगे तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं. क्लोज सरफेस का मतलब क्या हुआ? इफ वी वांट, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया? इट विल इनक्लोज एरिया या वॉल्यूम. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखें? इट इनक्लोजेस वॉल्यूम. ये सफिशिएंट है या नेसेसरी है? नेसेसरी. दैट इज नेसेसरी, इट इनक्लोजेस वॉल्यूम. एंड करेक्ट डेफिनेशन उसके बाद क्या होगा? इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर, inside to outside or outside to inside, we have to break the surface or penetrate it. We need to, ऐसे ही लिख लो वर्ड में, break the surface, वो ज़्यादा समझ में आता है. We need to break the surface. जैसे दिस क्लासरूम, इट इनक्लोजेस वॉल्यूम. और अगर डोर विंडो सारा क्लोज्ड है तो क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ये कैसा सरफेस? क्लोज सरफेस. इट इज क्लोज. बट हम मान लो ये डोर बस इतना सा ओपन किए, इज इट अ क्लोज सरफेस? नो. व्हाई नॉट? देयर इज एटलीस्ट वन वे, इफ समथिंग मूव्स फ्रॉम दिस, वो बिना सरफेस को ब्रेक किए हुए जा रहा है नहीं. तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है. यू कैन नॉट आर्ग्यू दिस कि नहीं ये डोर ओपन है, हम इधर से नहीं निकलेंगे, हम इस वॉल को तोड़ते हुए जाएंगे.
तो फॉर मी दिस इज क्लोज सरफेस। वो फिजिक्स में वो आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। अगर एक भी पाथ है कैसा, जहाँ से कहाँ का मूवमेंट हो सकता है, इनसाइड टू आउटसाइड, ब्रेक करने के बाद या विदाउट ब्रेकिंग, तो दैट सरफेस इज क्लोज्ड या इट कैनॉट बी क्लोज्ड, इट कैनॉट बी क्लोज्ड। सो अगेन व्हाट इज मेंट बाय क्लोज सरफेस, इट विल इनक्लोज वॉल्यूम और फिर इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर मूवमेंट है तो क्या करना होगा, तो कभी भी तुम इजीली विजुअल, जैसे हम कुछ अब वर्ड्स अब यूज कर रहे हैं, लिखो एग्जाम्पल, क्यूब, क्या होगा बताओ, क्यूब कैसा सरफेस लगता है, क्यूब क्लोज सरफेस, क्यूब लिख दो। अब एंड ट्राई टू विजुअलाइज दैट कि क्यूब है, ठीक है, उसके अंदर अगर कुछ भी है तो बाहर आना है तो क्या करना होगा, पेनिट्रेट करना होगा कहीं ना कहीं। स्फेयर क्या है बताओ, स्फेयर क्लोज सरफेस है। सिलेंडर क्लोज्ड, सिलेंडर ऑल्सो इज क्लोज्ड। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर लिखो, वर्ड हेमीस्फेयर लिखो, हेमीस्फेयर क्लोज्ड है हेमीस्फेयर। जो बाउल हम लोग घर में यूज करते हैं, बोल, वो भी तो हेमीस्फेयर है ना, तो इज इट अ क्लोज सरफेस। नेक्स्ट लिखो हेमीस्फेयर विथ कैप, क्लोज, हेमीस्फेयर विथ कैप, कैप का मतलब समझ में आ गया, हेमीस्फेयर विथ कैप क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस। तो गॉसेस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, केवल पर्टिकुलर क्लोज सरफेस या एनी क्लोज सरफेस। तो जब भी गॉसेस थ्योरम हम कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो पहले हमको क्या खोजना होगा, क्लोज सरफेस। इज सर्कल अ क्लोज सरफेस, सर्कल सबसे पहले इनक्लोज करता है वॉल्यूम या एरिया, और इनसाइड आउटसाइड, तो सर्कल का तो सर्कमफरेंस है ना, इनसाइड आउटसाइड का तो कोई मतलब ही नहीं। पेनिट्रेट तो ऐसे ही बिना तुम ट्रांसफर शिफ्ट हो सकते हो या नहीं, बट नेसेसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, पहला ही कंडीशन, तो आगे हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। तो केवल ये कह देना कि वॉल्यूम इनक्लोज करता है वो सही नहीं है, वो नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट क्या होगा, अगर इनसाइड टू आउटसाइड क्या करना होगा, पेनिट्रेट या ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ये दो टर्म हो गया, अलजेब्राइक सम, क्लोज सरफेस। नंबर 1 क्या है, लिखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ 3 वर्ड है, टोटल, देन इलेक्ट्रिक, देन फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें स्टार्ट करते हैं थर्ड वर्ड से, फ्लक्स से। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लेट अस स्टार्ट विथ फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मीन्स फ्लो, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। ये ग्रीक वर्ड है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए तो लिंक करना, कनेक्ट करना आसान होता है। शायद तुमको ये नहीं पता होगा, हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसमें ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तरीका था ना, स्पेशलाइज था। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पहले फिजिक्स के अगर हिस्ट्री को देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पहले फ्लूइड मैकेनिक्स डेवलप हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाद में डेवलप हुआ है, पहले क्या डेवलप हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाए फिजिक्स में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे विजुअलाइज करते हैं फ्लूइड फ्लो को, वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज फ्लूइड को फ्लो करने के लिए एक कंटेनर चाहिए, और कंटेनर का शेप तुम चेंज करते जाओगे तो फ्लो चेंज होता जाएगा। तो इसलिए फ्लूइड का थोड़ा बहुत भी तुमको आइडिया है तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हो, स्ट्रीमलाइन। तो फ्लूइड फ्लो को हमेशा किसके हेल्प से विजुअलाइज करते हैं, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के हेल्प से, स्ट्रीमलाइन आर्बिट्ररी लाइन होता है या स्पेशलाइज्ड है, और स्ट्रीमलाइन के किसी पॉइंट पे तुम वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, टैंजेंट, और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैन टू स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट, नेवर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, स्ट्रीमलाइन से। वहाँ पे फ्लो है या नहीं, तो फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट पहले कहाँ यूज़ किए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है रादर, वहाँ मास फ्लक्स वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ फ्लो है तो वहाँ
उसी वर्ड को हम लोग कंटिन्यू किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी। कारण ये था, उसी आइडिया को तुम एक्सटेंड कर रहे हो। वहाँ कैसे विजुलाइज कर रहे हैं स्ट्रीम लाइन से, यहाँ कैसे विजुलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। टू मेक थिंग्स सिमिलर ये वर्ड भी यूज़ किए फ्लक्स। अब ये फ्लक्स है क्या, व्हाट इज़ फ्लक्स? तो इसका बहुत मैथमेटिकल डिटेल गिवन होता है, हम लोग उस मैथमेटिक्स में पहले नहीं जाएंगे। फ्लक्स को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वो डेफिनेशन तुम जानते हो तो 90% ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बिना मैथमेटिक्स के सॉल्व हो जाएगा। तो फ्लक्स में एक डेफिनेशन लिखो तो फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, flux is a quantity which is proportional to, flux is a quantity which is proportional to number of field lines, number of field lines penetrating a surface, number of field lines penetrating a surface. क्या लिखे, what is flux? Flux is a quantity which is proportional to number of field lines penetrating a surface, है ना? So जहाँ flux लिखे थे वहीं पे लिख लो it is property of vector field, property of vector field। किसका property है ये? vector field का। तो जो स्ट्रीम लाइन है वो भी वेक्टर फील्ड है क्योंकि तुम वहाँ वेलोसिटी यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर फील्ड है। तो ये वर्ड हम लोग फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज़ करेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट में भी यूज़ करेंगे। हर एक जगह फ्लक्स का क्या मीनिंग होगा, फिर से देखो क्या लिखे हो, अंडरलाइन दैट। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, पहले उस वर्ड को इनसर्किल करो, फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, इनसर्किल कर दो उसको, विच इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस। एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए, गॉसेस थ्योरम में क्लोज सरफेस था और फ्लक्स में क्या वर्ड है, केवल सरफेस। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वहाँ लिख भी लो। गॉसेस थ्योरम इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स इज डिफाइंड फॉर सरफेस। Gauss's theorem is for applicable to closed surface. Gauss's theorem is applicable to closed surface. But flux is defined for surface. So again, flux is a quantity which is proportional to what? Number of field lines penetrating a, अगर फील्ड लाइन सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है तो देयर इज नो फ्लक्स। फ्लक्स कब होगा? जो फील्ड लाइन क्या करे, सरफेस को पेनिट्रेट करे। और लोग क्लोज सरफेस से कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स किसके लिए डिफाइंड है? एनी सरफेस। बट गॉसेस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस। नाउ फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तब फिर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में जाएंगे। जस्ट इमेजिन करो, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। सपोज ये एक इनफाइनाइट शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होगा, कितने के बराबर? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आया था ना डिस्क के केस में। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस और ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए, एक सरफेस कंसिडर करते हैं। ये एक सरफेस, ऐसा एक सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट कर रहा है नहीं, ये बताओ। तो फ्लक्स जीरो है या नॉन जीरो? तो फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू केवल पेनिट्रेशन या नंबर ऑफ लाइन? एक चीज सोच के देखो, सपोज यहाँ पे अभी देयर आर 4 लाइन्स, तो हाउ मेनी लाइन्स आर पेनिट्रेटिंग? 4। तो फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल हुआ 4। एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देते हैं, तो 4 की बजाय 6 लाइन हो गए। तो हाउ मेनी लाइन्स आर पेनिट्रेटिंग? तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, क्या लिख लें? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड होगा। फर्स्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम फील्ड के स्ट्रेंथ को कम करोगे तो नंबर ऑफ लाइन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो पहला चीज वो हो गया, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ठीक है। दूसरा,
सेम वही सरफेस है, क्या ये क्लोज सरफेस है? नहीं, पेनिट्रेट हो रहा है ना। अब जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग मैग्नीट्यूड फिक्स कर दी, ये 4 लाइन है, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, डायरेक्शन चेंज करते हैं। पहले ये डायरेक्शन था, 4 लाइन पेनिट्रेट कर रहा है, हम डायरेक्शन चेंज करना शुरू किए, क्या हुआ यहाँ पे? एनी पेनिट्रेशन या नो पेनिट्रेशन? फील्ड का स्ट्रेंथ तो वही है, तो और किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सेकेंड हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉइंट 1 में क्या लिखें? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, और सेकेंड क्या है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख लें, फील्ड वेक्टर। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट गिव्स यू व्हाट? फील्ड वेक्टर, वेक्टर फील्ड। तो फील्ड के ऊपर हम एक एरो प्लेस कर देते हैं, वेक्टर फील्ड, ये हो गया। और किसी पे डिपेंड करेगा? आगे एक्सप्लोर करते हैं। सपोज हम फील्ड का डायरेक्शन भी फिक्स कर दिए, मैग्नीट्यूड भी फिक्स कर दिए। कितना लाइन पेनिट्रेट कर रहा है? 4। ये एरिया है, 4 लाइन। इस एरिया को अगर हम हाफ कर दिए, नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग 4 ही होगा या कम हो जाएगा? अगर इस एरिया को हम डबल कर दिए तो नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये अगर यहाँ तक एरिया होता, ऐसा नहीं है केवल 4 ही लाइन है, कितना सारा लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर। इस एरिया को कितना लाइन पेनिट्रेट कर पा रहा है? 4। इस एरिया को हाफ किए तो सेम नंबर ऑफ लाइन या वो कम हो जाएगा? एरिया को इनलार्ज कर दिए तब। तो नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है? एरिया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन एरिया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया। नाउ ये एरिया है, 4 लाइन्स आर पेनिट्रेटिंग, तो फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल है 4। एक काम करते हैं, इस एरिया को हम ऐसे के बजाय ऐसे कर दिए। जैसे जैसे हम इस एरिया के ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग अब कितना हो गया? नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग। ये एरिया रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल का एरिया डिफरेंट है या सेम है? क्या चेंज हुआ है यहाँ से? तो फोर्थ किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ एरिया। डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो थर्ड पॉइंट तुम केवल एरिया लिखे थे, फोर्थ पॉइंट में क्या आ गया? डायरेक्शन ऑफ एरिया। थर्ड और फोर्थ को कंबाइन कर दें, कैन वी से इट डिपेंड्स ऑन एरिया वेक्टर? इट डिपेंड्स ऑन एरिया वेक्टर। और पहले सबको पता है एरिया इज अ वेक्टर और नॉट? एरिया इज अ वेक्टर। सो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड व्हाट? field vector and area vector. Flux depends on field vector and area vector. Now, एक बार इसको रिविजिट हम लोगों को करना होगा, अलग से लिखो एरिया एज अ वेक्टर। एरिया, कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एरिया एज अ वेक्टर। तो मोमेंट यू से एरिया वेक्टर है या एरिया एज वेक्टर, तो वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज। जहाँ तक मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया का सवाल है, ये डिस्कशन का चीज़ है ही नहीं, हम लोग सबको पता है एरिया कितना होगा। रेक्टेंगल है तो क्या एरिया होगा, स्फेयर है तो क्या एरिया होगा, कोन है तो स्लैंट का क्या एरिया होगा। सो वो इशू नहीं, इशू क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया? क्या डायरेक्शन होता है एरिया का? अब एरिया के डायरेक्शन पर जब आएंगे तो हमको ये चीज़ सोचना होगा कि एक केस है प्लेन एरिया, ड्रॉ करो, एरिया इज प्लेन सरफेस, प्लेन एरिया, क्या डायरेक्शन होगा? जब तुम गॉसेस थ्योरम पढ़ोगे स्पेशली इस चैप्टर में, तो एरिया का डायरेक्शन क्या है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे बुक में मिलेगा ये, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब इसको थोड़ा चेक करना होगा कि इज दिस करेक्ट थिंग टू से। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, ये एक प्लेन एरिया है, तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया, तो परपेंडिकुलर, और यू कैन से ये क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना। नेक्स्ट इस वॉल को देखते हैं, ये जो वॉल है पूरा, ये भी प्लेन एरिया है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसा होगा। ये एक सरफेस है, इसको हम यहाँ बीच में रख दिए,
जो इस तरफ से देख रहा है वो ये कहेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इस हाफ के लिए तो आउटवर्ड वर्ड का तो कोई मतलब है ही नहीं है। आउट और इन सरफेस के लिए होगा या क्लोज सरफेस के लिए होगा? केवल अगर सरफेस है तो वहाँ आउटवर्ड इनवर्ड हैज़ नो मीनिंग। सो नेवर यूज दिस वर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है इज नॉट करेक्ट थिंग टू से, बिकॉज यू कैनॉट डिफाइन दिस आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड इस पर डिपेंड करेगा तुम किस तरफ से देख रहे हो। ये एक एरिया है, माई पाम, इस तरफ से देख रहे हैं तो ये आउटवर्ड है, और जो इस तरफ से देख रहा है उसके लिए क्या है, ये आउटवर्ड। सो outward direction is defined या undefined? So we simply say direction is perpendicular away. What is direction of area? Perpendicular away. So perpendicular away, how many possible direction in this case? One or two? Two. So area vector has two possible direction. It must be perpendicular and towards होगा या away होगा? Away, perpendicular, away. So it has two possible direction, perpendicular away. और सेकेंड केस है कर्व्ड सरफेस। अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, मान लो ऐसा एक स्फेयर है, इसमें जैसे फुटबॉल है, सपोज ऐसा पैटर्न बना होता है फुटबॉल पे, होता है ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है फुटबॉल पे। उसका जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, किसी एक पोर्शन को शेड कर दो, ये कर दिए, और इसको अगर हम स्मॉल करते जाएं, बिल्कुल डीए कर दें, स्मॉल एरिया, स्मॉल कर दोगे तो वो कर्व्ड रहेगा या प्लेन हो जाएगा? प्लेन। ये प्लेन, इसको अलग से यहाँ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर अवे, ये डायरेक्शन हो जाएगा एरिया का, perpendicular away. So what is direction of area? Perpendicular outward या perpendicular away? And for curved surface area is vector या small area is vector? वो भी लिख दो। For curved surface small area is vector. For curved surface, small area is vector. For curved surface, small area is vector. इसलिए फिजिक्स में अगर ये क्वेश्चन है, एरिया इज वेक्टर एक ऑप्शन है एंड स्मॉल एरिया इज वेक्टर, तो करेक्ट क्या होगा? स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर नहीं कहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर। और क्या डायरेक्शन है उसका? perpendicular away, perpendicular away, not perpendicular outward. But एक डिफरेंस को यहीं पे समझना है। नेक्स्ट लिखो, in case of closed surface, in case of closed surface, तो एक काम करो, क्लोज सरफेस में एक क्यूब ड्रॉ करो तो सबके। क्लोज सरफेस के एग्जांपल में ड्रॉ क्यूब, draw a cube, ऐसा ड्रॉ कर लो। Cube is made up of how many plane surfaces? 6, है ना। सबका एरिया का डायरेक्शन अलग लगाएगा, तो क्यूब को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 6, है ना। We will come to that in a moment. किसी एक फेस को ऐसा शेड कर दो, ये शेड कर दो। ये एरिया हो गया, लेकिन ये शेडेड एरिया किसका पार्ट है? क्लोज सरफेस का। दिस शेडेड एरिया इज पार्ट ऑफ व्हाट? क्लोज सरफेस। अब एक चीज देखो, अगर हम ये डायरेक्शन यहां शो करें, इसमें कहीं से भी तुम देखो इसको, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या नहीं? और अगर केवल इस फेस को ऐसा शो करें, अलग से ड्रॉ करो, ये एक सरफेस है, दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओनली सरफेस ऐसा शो करो, ओनली सरफेस। यहां पे इफ आई ड्रॉ दिस, आई मीन सेम डायरेक्शन, विल यू से इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड? या दोनों तरफ हो सकता है?
इधर भी हो सकता है ना, यही डिफरेंस समझना है, केवल ये क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अगर गॉसेस थ्योरम है तो क्या वर्ड यूज कर लेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लेकिन अगर केवल एरिया है तब क्या वर्ड यूज करेंगे? परपेंडिकुलर अवे। एक होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दूसरे केस में क्या होगा? जैसे फिर से इस बोर्ड का एग्जांपल तुम देख लो, ये बोर्ड है, ये एक प्लेन सरफेस है। अगर तुम केवल इस ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो या ग्रीन बोर्ड को देख रहे हो तो व्हाट यू विल से कि डायरेक्शन इस तरफ है या पीछे की तरफ है, यही होगा। अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो आई विल से मेरे लिए ये डायरेक्शन है और दूसरा क्या कहेगा जो बाहर है। लेकिन अगर ये इस पूरे क्लासरूम जो क्लोज सरफेस है उसका पार्ट है, तो अगर तुम ये डायरेक्शन शो करते हो तो ये इनवर्ड है, यानी ये डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। बट इस केवल अगर इस बोर्ड को देख रहे हैं तो इनवर्ड आउटवर्ड का कोई मतलब है? वहां पे क्या करेक्ट वर्ड है? अवे। तो अवे कितना डायरेक्शन आ सकता है? 2। लेकिन अगर क्लोज सरफेस देख रहे हैं तो क्या मीनिंगफुल है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड वर्ड यूज किया हुआ मिलता है टेक्स्ट बुक में, वो किस कॉन्टेक्स्ट में होता है? एरिया के लिए या क्लोज सरफेस के लिए? लेकिन फ्लक्स किसके लिए डिफाइन करते हैं? क्लोज सरफेस या एनी सरफेस? तो वहां पे एरिया वेक्टर किस तरफ हो सकता है? दोनों डायरेक्शन आ सकता है। सो यहाँ पे एरिया हैज 2 पॉसिबल डायरेक्शन एंड इन दिस केस एरिया हैज 1 डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहाँ लिख दो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अवे। परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर अवे। क्लियर? So what is flux? Flux is a quantity which is proportional to what? Number of field line penetrating a surface. Now, तो हम लोग क्या कंक्लूड किए? फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? फिर से लिखो, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 क्या था? फील्ड वेक्टर। नंबर 2 क्या था? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर का तुमको आइडिया है, फिर से लिख लो, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 फील्ड वेक्टर, नंबर 2 एरिया वेक्टर। और उस डेफिनेशन को बगल में लिखो तो फ्लक्स इज अ क्वांटिटी which is proportional to number of field lines penetrating a surface. Flux is a quantity which is proportional to number of field lines penetrating a surface. हो गया? क्वांटिटी को फिर से इनसर्कल कर दो, is a quantity which is proportional to number of field lines penetrating a surface. और साथ में तुम ये भी लिखे हुए डिपेंड्स ऑन फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो 2 वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बट एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब स्केलर है। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? स्केलर है। और डिपेंड किस पे कर रहा है? 2 वेक्टर पे। बहुत क्लियर है कि मैथमेटिकली फ्लक्स कैसे निकलेगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट। मैथमेटिकली क्या इन्वॉल्व होगा? डॉट प्रोडक्ट। सो फ्लक्स वी यूज कैपिटल फाई, ऐसा सिंबल यूज करते हैं फ्लक्स के लिए, इक्वल टू, अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण है तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड के कारण है तो क्या कहलाएगा? और फ्लूइड डायनामिक्स में क्या कहलाएगा? वेलोसिटी फ्लक्स, है ना, या सिंपली फ्लक्स। सो बहुत बार ऐसा सब्सक्रिप्ट तुमको मिलेगा ई, मतलब किसके कारण है? सब्सक्रिप्ट बी होता तो किसके कारण है? मैग्नेटिक फील्ड। वी होता तो किसके कारण है? वेलोसिटी। तो ई है तो मैथमेटिकली यहाँ क्या लिख लें? ई डॉट ए। ई डॉट ए। तो अब इस फाई को क्या लिखें? फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 3 वर्ड था ना, फ्लक्स था, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। हम लोग फ्लक्स से स्टार्ट किए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स ड्यू टू विच फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? एग्जैक्टली सेम वर्ड हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट में मिलेगा। वहां हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फ्लक्स का यही मीनिंग रहेगा, केवल किसको बदल देना होगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब तुरंत ये रिकॉल करो कि फिजिक्स में कहीं डॉट प्रोडक्ट यूज किया हो अब तक? मैकेनिक्स में याद आया कुछ? वर्क डन। वापस राइट मार्जिन में लिखो। हमेशा सिमिलर खोजना चाहिए, कॉमन पॉइंट क्या है, तो सिलेबस अपने आप छोटा हो जाता है। तो हम लोग 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे और स्केलर मिल रहा था वर्क।
अब जैसे ही तुम एफ डॉट डी लिखते हो तो कुछ याद आता है, क्या वर्क डन हमेशा एफ डॉट डी के बराबर है, या कब? फोर्स क्या हो, कांस्टेंट फॉर ऑल डिस्प्लेसमेंट या ओवर डी? ये क्या सजेस्ट करता है, ये फॉर्मूला कब यूज कर पाएंगे? क्या हो, ऑलवेज या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर व्हाट? एरिया है, राइट दैट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर एरिया ए, ओवर एरिया ए. यहीं से खुद कंप्लीट कर लेना, जगह छोड़ दो. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फ्लक्स. यूनिट, क्या यूनिट दिख रहा है? न्यूटन पर कूलम, यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर. डायमेंशन भी आ जाएगा, लीव स्पेस, यूनिट एंड डायमेंशन. अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ये रूल है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होगा, वेरिएबल. याद करो तो वर्क डन में क्या सीखे, क्या होता था? इंटीग्रल क्या, एफ डॉट डी आर. यहां भी क्या यूज करना होगा, इंटीग्रल क्या, ई डॉट डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल एरिया, डी ए. सो ये फ्लक्स हो गया. कब कौन सा यूज करेंगे ये पता है तुमको? बताओ कब कब यूज करो. इसमें एक मेथड था ग्राफ. वर्क डन ग्राफ से भी निकाल सकते थे. तो एक क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, फ्लक्स निकालना ग्राफ से. क्या वर्सेस क्या ग्राफ होना चाहिए? ई वर्सेस एरिया, ई वर्सेस एरिया. नो नीड टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट. और कोई तरीका था? अब फिर से वापस जाओ गॉसेस थ्योरम के स्टेटमेंट पे. क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स अलजेब्राइक सम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड. तो अलजेब्राइक सम पता है, क्लोज सरफेस पता है, फ्लक्स पता है. यानी फ्लक्स पता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है. लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो अब नेक्स्ट लिखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका क्या मतलब है? तो फ्लक्स किसके लिए डिफाइंड है? सरफेस के लिए. गॉसेस थ्योरम कब एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए. तो व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको वर्क डन से एक तरीका दिमाग में आ रहा है कि एक केस था वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स. क्या लिखते थे उसको? W1 प्लस, ऐसा था ना, WN. व्हाट इज W1? यही था. यहां पे क्या हो सकता है टोटल फ्लक्स? फ्लक्स के लिए सरफेस चाहिए. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम में चाहिए, और गॉसेस थ्योरम एप्लीकेबल है किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए. क्लोज सरफेस का एक आसान एग्जांपल, वही क्यूब सोचो. क्या पूरे क्यूब में एरिया का एक ही डायरेक्शन होगा या मल्टीपल डायरेक्शन से? 6 फेस से अलग अलग डायरेक्शन आएगा. तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? अलजेब्राइक सम ऑफ फ्लक्स थ्रू, यहाँ क्या है? अलजेब्राइक सम ऑफ वर्क डन बाय एवरी फोर्स. यहाँ क्या होना चाहिए? अलजेब्राइक सम ऑफ फ्लक्स ड्यू टू every surface constituting what? Closed surface. ऐसा लिखो. Algebraic sum of flux due to algebraic sum of flux due to every surface constituting closed surface, constituting a closed surface. Algebraic sum of flux through every surface constituting closed surface. को जरा अंडरलाइन कर दो तो constituting closed surface. इसमें क्लैरिटी जरूरी है. constituting closed surface. Algebraic sum क्यों लिखें? ऐसा है कि फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा. डॉट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो इसलिए फ्लक्स प्लस भी आ सकता है और माइनस भी. तो अल्जेब्राइक सम ले रहे हैं, है ना. एग्जाम्पल लिखो. पहला लिखो
क्यूब, पहला लिखो क्यूब. क्यूब इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सर्फेसेस? 6. ऐसा लिखो. क्यूब, एक काम करते हैं तो आगे और आसान हो जाएगा. देखो हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं, क्यूब ड्रॉ कर लो और ऐसा लिखते हैं 5 टोटल वर्ड यूज कर लेते हैं. क्लियर है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, ये समझ में आया कहाँ तक? राइट दैट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. मतलब कितने सरफेस में तुम उसको डिवाइड करोगे? 6. तभी कन्वीनियंट होगा ना, क्योंकि हर एक एरिया का डायरेक्शन क्या क्या है वहाँ, डिफरेंट. नेक्स्ट सोच के बताना. सिलेंडर ड्रॉ करो, एक सिलेंडर. कुछ समझ में आता है? सिलेंडर क्या लगता है कितने पार्ट में डिवाइड किया जाए इसको? 3. क्यों 3? एक कर्व सरफेस अलग कर देते हैं और 2 फ्लैट सरफेस है. जो 2 है, जैसे ये, इसको एंड कैप भी कहते हैं. क्या है ये? एंड कैप. वो कैसा है, कर्व्ड है या फ्लैट? तो 2 एंड कैप है और एक कर्व सरफेस है. तो लिख दो 5 1 + 5 2 + 5 3. 5 टोटल इज 5 1 + 5 2 + 5 3. सारा केस अभी तुरंत हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग. एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करते हो ना मैकेनिक्स में बहुत, लेकिन ये ऐसा तो होता नहीं है. एक्चुअल में कैसा होता है इंक्लाइन प्लेन, बताओ तो. एक्चुअल में इंक्लाइन प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक डायग्राम इज लाइक दिस और नॉट. ड्रॉ करो इंक्लाइन प्लेन. वेज जिसको कहते हैं या इंक्लाइन प्लेन, 3 डायमेंशनल ऐसा होगा ना. ये पहले ये बताओ, ये क्लोज सरफेस है? क्लोज सरफेस है ना. कितने में इसको डिवाइड करोगे, कितना फेस? 4. 1 2 फ्रंट बैक एंड इंक्लाइन 5. तो 5 टोटल क्या लिखोगे? 5 1 से लेके कहाँ तक? 1 2 3 4 5. तो कहीं 3 है, कहीं क्या है 5 है, कहीं 6 है. स्फेयर. नेक्स्ट लिखो स्फेयर. बताओ स्फेयर भी क्लोज सरफेस है या नहीं? स्फेयर इज ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस? हाउ मेनी? 1. ओनली 1. लिखो 1. देखते ही पता होगा. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, एनी नंबर इज पॉसिबल. तो अब एक बार वापस आते हैं उस स्टेटमेंट पे, फिर से पढ़ के देखो तो सारा वर्ड का मीनिंग अब पता है. रीड दैट केयरफुली. पहला वर्ड क्या है? टोटल. कहां से स्टार्ट करोगे, टोटल से या पहले फ्लक्स से? फ्लक्स से फिर किस में शिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और फिर कहां शिफ्ट होंगे? टोटल. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए डिफाइन करते हैं? क्लोज सरफेस के लिए या सरफेस के लिए? लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए होगा? क्लोज सरफेस. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए? फॉर पर्टिकुलर क्लोज सरफेस या एनी क्लोज सरफेस? किसके बराबर है? 1/ε0 टाइम्स algebraic sum of charge enclosed, है ना. फिर से लिखो गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट. राइट अगेन. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is what? 1/ε0 times क्या? algebraic sum of charge enclosed. तो हमेशा याद रहेगा तुमको, अगर हर एक टर्म को समझ लिए हो तो याद रखना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल मीनिंगफुल लगता है. हो गया. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स algebraic sum of charge. कहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड? क्लोज सरफेस. ना मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखते हैं. एक तो ये सिंपल सा फॉर्मुलेशन है, फाई टोटल इज अलजेब्राइक सम में समेशन कर लेते हैं QI/ε0. ये हो गया. वर्क एनर्जी थ्योरम W = डेल्टा K लिखते थे ना, और W क्या होता था? W1 W2 W3 यही होता था ना. तो फाई T = अगर तुम फाई नहीं यूज करना चाहते हो तो इंटीग्रल यूज करते हैं, इंटीग्रल E.dA इक्वल टू कितना? अलजेब्राइक सम ऑफ
चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये टोटल फ्लक्स होना चाहिए कहाँ, ओवर। सो इस इंटीग्रल में ये सिंबल यूज करना जरूरी होता है। ये जो सर्किल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस। दैट इज फॉर, वो सर्किल हमेशा नहीं होगा, केवल सरफेस है तो वो यूज नहीं करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, क्लोज सरफेस। एंड वर्क डन में वर्ड था लाइन इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या नाम है इसका, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। इस शीट पे वापस जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कुछ फिल इन द ब्लैंक है वो फिल कर लोगे इजीली। क्वेश्चन 8 हो गया। पहला ब्लैंक क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, उसके बाद algebraic sum of charge enclosed। नेक्स्ट पेज पे जाओ, algebraic sum देख लो, सारा टर्म का मीनिंग पता है। algebraic sum, sum with या addition with sign। नेक्स्ट क्या है, क्लोज सरफेस क्या बताए, वॉल्यूम। एंड सेकेंड पार्ट, ब्रेक इट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और वाइस वर्सा। वो तो अब देखते ही समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्लोज सरफेस, बट कॉन्सेप्चुअल वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज गॉसेस थ्योरम जब भी अप्लाई करेंगे कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस। वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहला वर्ड क्या है, फ्लक्स। फिर से वर्ड लिखो तो फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, राइट दैट। बिल्कुल ये चीज दिमाग में बैठ, जहां फ्लक्स वर्ड मिला, आई डोंट वांट कि तुम्हारे दिमाग में मैथमेटिकल फॉर्मूला है E.A। क्या दिमाग में आना चाहिए, फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, राइट दैट। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस। ये देखना हम लोगों को कहाँ कहाँ हेल्प करेगा ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस। ओके, और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, टोटल डिपेंड्स ऑन व्हाट, फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। हो गया। नाउ अब कुछ आगे क्वेश्चन है, वो विल कम टू दैट। कुछ और थोड़ा डिटेल में इसी पार्ट को कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करो, क्वेश्चन नंबर 1। वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा विथ एग्जाम्पल बता रहे हैं। ड्रॉ क्यूब, मार्क कर लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस। और एक सिंपल सा केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, E0 J कैप। मोस्ट एलिमेंट्री केस, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 J कैप। अब सपोज हम लोगों को फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स भी निकालना हो सकता है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस निकालना हो सकता है। तो अगर टोटल फ्लक्स भी निकालना है तो हम लोग फ्लक्स थ्रू एवरी फेस निकालेंगे। कितने फेस में डिवाइड करोगे इसको, 6। अब 6, 1 2 3 4 5 6 सब कोई अलग अलग लिख सकता है, आंसर अलग आएगा। तो एक कॉमन पॉइंट, कुछ कॉमन ग्राउंड ऐसा हो सकता है, लेट मी लेबल डिफरेंट फेसेस, है ना। तो ऐसा करते हैं, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, लेफ्ट सबके लिए एक ही होगा ना, तो ये लेफ्ट फेस हो गया। दूसरा टर्म क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, देन फ्लक्स थ्रू टॉप, फ्लक्स थ्रू बॉटम, ऐसा लिख लो, फ्लक्स थ्रू फ्रंट फेस, और लास्ट क्या हो गया, बैक। कॉलम वाइज लिख लो, यहीं पे आंसर लिखेंगे।
तो बहुत बार तुमको मैच द कॉलम में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई भी शेप दिया होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और डिफरेंट फेस, और अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो एक डायग्राम दिया हुआ है, किसी एक के थ्रू फ्लक्स बताना होगा कितना। तो अगर मैथमेटिकली पहले देखा जाए तो लेफ्ट फेस, जहां तक समझ में आएगा कि केवल लेफ्ट के लिए हम इसको शेड कर लेते हैं, ये लेफ्ट फेस हो। अब ये जो लेफ्ट फेस है ये पार्ट ऑफ क्लोज सरफेस है या नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है क्वेश्चन में वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो फ्लक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं E डॉट ए, व्हाट वी कैन यूज E डॉट ए। इस क्यूब का एज ए है तो एरिया ऑफ फेस ए स्क्वायर हो गया, बट साथ में हमको डायरेक्शन चाहिए, तो लेफ्ट फेस का डायरेक्शन क्या दिख रहा है बताओ तो, जे कैप या माइनस जे कैप। यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहे हैं, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं केवल E डॉट ए, और बिना कुछ सब्स्टिट्यूट किए हुए ऐसा लिखें, ये आएगा देख लो। क्यों माइनस हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल, तो cos 180 कितना होता है? -1, राइट दैट E डॉट ए ये हो गया। अगर सपोज ये सब क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आ गया तो तुम यहाँ पे लेफ्ट फेस का बहुत से बहुत ऊपर लिख दे रहे हैं, एरिया वेक्टर को ये लिख पाओगे -a स्क्वायर जे कैप। एरिया का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर है ना, और डायरेक्शन किस तरफ है? माइनस जे कैप है ना। वैसे आगे कंप्लीट करो, राइट फेस पे हो, राइट फेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, एरिया वेक्टर राइट फेस का किस तरफ है? नेगेटिव या पॉजिटिव आई एक्स, तो क्या आंसर आएगा? ये माइनस है प्लस, डायरेक्टली लिखें, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, E नॉट ए स्क्वायर। थर्ड पे आओ, थर्ड क्या है? टॉप। टॉप का बताओ, ये टॉप है, किस तरफ एरिया वेक्टर है? यहाँ शो कर लेते हैं, ये तो दिख रहा है एरिया वेक्टर, ये टॉप फेस का कितने के बराबर लिखोगे? ए स्क्वायर के कैप, ए स्क्वायर के कैप, आउटवर्ड के कैप हुआ ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? जे डॉट के क्या आएगा? 0, सो राइट, टॉप 0 हो गया, टॉप फेस 0 हो गया। बॉटम का एरिया वेक्टर बताओ, बॉटम का एरिया वेक्टर के कैप या माइनस के कैप? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जे कैप है, तो फिर से डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 0, राइट दैट, 0 लिख दो। टॉप भी 0 हो गया, बॉटम भी 0 हो गया। फ्रंट, फ्रंट क्या होगा? आई क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आई डॉट जे क्या आएगा? 0, और बैक फेस एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? -a स्क्वायर आई कैप डॉट 0। और अलजेब्राइक सम लिए टोटल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स। और वो क्या दिख रहा है? सारा कैंसिल हो रहा है, 0, टोटल फ्लक्स इज 0। आई विल से कि ये एक मेथड हुआ, ये जानना चाहिए ऑफ कोर्स, स्पेशली सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो बिल्कुल जानना चाहिए। ये मेथड 1 है ना। और इस आंसर को तुम और लंबा कैसे कर सकते हो, हर एक का एरिया वेक्टर अलग अलग लिख के, और ये कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है मेथड 2। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, और सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 में पहले फ्लक्स का वही डेफिनेशन लिखो, तो फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस। Flux is a quantity which is proportional to number of field lines penetrating a surface. Draw, उसको लिखने के बाद उस सेम क्यूब फिर से ड्रॉ कर लो जल्दी से, इस क्यूब को फिर से ड्रॉ कर लो। सब कुछ सेम है, आई मीन देयर इज नो चेंज, केवल हम लोग मेथड बदल रहे हैं। ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन था? E नॉट जे कैप, E नॉट जे कैप, ऐसा शो कर दो।
Flux is a quantity which is proportional to number of field lines penetrating a surface. Let us try to visualize this. Electric field line J cap के along है. What I will do now is हम कुछ electric field vector ऐसा show कर रहे हैं. ऐसा शो कर दो 3-4 लाइन. कांस्टेंट है. और ठीक से एक चीज देख के बताओ. एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहे हैं जो इंडिकेट कर रहा है उस पेनिट्रेशन को. थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा. बहुत डिफिकल्ट नहीं है विजुलाइज करना. वो जो सर्कल है वो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? पेनिट्रेशन. फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस. क्यूब का बहुत सारा क्वेश्चन होता है. 3 डायमेंशन विजुलाइज करना एट टाइम्स डिफिकल्ट होता है. बट लकली जो तुम्हारा एग्जाम हॉल होगा वो क्या होगा? ओपन एयर में होगा एग्जाम. क्लासरूम जो भी शेप है क्यूब या क्यूबॉइड उसको क्यूब मान सकते हैं. सोच लो ये 6 फेस दिख रहा है यहाँ भी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज लाइक दिस. पहले ये बताओ हमको कौन कौन सा फेस पेनिट्रेट हो रहा है? केवल लेफ्ट हैंड. जो फेस पेनिट्रेट नहीं हो रहा है तो फ्लक्स कितना होगा? 0. तो सारा 0 होगा. 4 ही तो आंसर ऐसे ही दिख रहा है बिना किसी कैलकुलेशन के. फ्लक्स तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करे? सरफेस को पेनिट्रेट करे. तो ऐसा लिखो ओनली left face and right face is being penetrated by electric field, so they will contribute to flux. All other faces, how much is flux? 0. तो फ्लक्स अगर किसी सरफेस के कारण निकालना है पहले वो नोट कर लो. Only left and right face is being penetrated by electric field. तो फ्लक्स में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? केवल लेफ्ट फेस एंड राइट फेस. बाकी सबके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? 0. एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है. जब तुम पेनिट्रेशन वर्ड यूज करते हो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है. इस लेफ्ट साइड ये वर्ड मीनिंगफुल लगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर्स. लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है? इंटर. और राइट फेस पे क्या हो रहा है? एग्जिट. एग्जिट मीनिंगफुल है या नहीं? 2 वर्ड, इंटरिंग एंड एग्जिटिंग. इंटर और एग्जिट कर रहा है. ये अगर एक सरफेस है तो हम लोग ये वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे. ये सरफेस है केवल. अब इसको क्या इंटर कहोगे, इसको एग्जिट कहोगे, या मीनिंगफुल नहीं है? इंटर एग्जिट वर्ड यूज करने के लिए कैसा सरफेस होना चाहिए? क्लोज्ड. सो यहाँ पे फील्ड लाइन इंटर कर रहा है और ये एग्जिट. एक चीज और हम कंक्लूड कर रहे हैं, वो करेक्ट है नहीं देख लो. इफ फील्ड लाइन इंटर्स, साइन ऑफ फ्लक्स इज नेगेटिव. फ्लक्स प्लस भी आ सकता है. फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग. What I will say is कि ये प्रोपोर्शनल टू 4 है. ये भी किसके प्रोपोर्शनल है? 4. लेकिन फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है ना. वो हम कैसे डिसाइड करें? तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? अगर लाइन इंटर कर रहा है तो फ्लक्स का क्या साइन होगा? और वो वहाँ दिख रहा है नहीं. इंटर कर रहा है अगर तो क्लोज सरफेस है. इंटर कर रहा है, एरिया किधर होता है? आउटवर्ड. तो फील्ड और एरिया के बीच का एंगल लेस देन 90 होगा या ग्रेटर देन 90 होगा? तो कॉस ग्रेटर देन 90 अगर एंगल है तो क्या आता है? नेगेटिव. सो इलेक्ट्रिक इफ फील्ड लाइन्स इंटर्स, what is sign of flux? Negative. And if field line exit, positive. Write that. If field lines enter, then sign of flux is negative. And if field line exit, what is sign? Positive. यह हमेशा होगा. तो जब भी इंटर करता है तो फ्लक्स का क्या साइन होगा? माइनस. तो यहाँ पे फ्लक्स क्या लिखना चाहिए इस डायग्राम से? 4 या -4? यहाँ क्या होता? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम रहेगा. टोटल कितना हो जाएगा? 0. तो आंसर आ गया. ठीक है. नाउ सेकेंड केस. ऐसे ही दोनों तरीका हम लोग यूज करेंगे. अपने आप कुछ चीज सीखोगे. सेकेंड, सिलेंडर.
एक सिलेंडर है, ऐसा ड्रॉ कर लो डायग्राम। और दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, and its magnitude is E naught constant. Direction is along axis of cylinder. यहाँ I cap J cap नहीं शो कर रहे हैं। कितने सरफेस में डिवाइड करोगे इस सिलेंडर को? 3। इसको ऐसा लेबल कर लेते हैं सरफेस 1। जनरली हम लोग वर्ड यूज करेंगे एंड कैप, और ये क्या है? कर्व्ड सरफेस। 2 एंड कैप एंड 1 कर्व्ड सरफेस। अब ये एरिया सपोज A है, क्रॉस सेक्शन का एरिया phi 1। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेट अस यूज फॉर्मूला वेक्टर E डॉट वेक्टर A। क्या होगा? एरिया आउटवर्ड, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर कितना एंगल है? 180। कितना आ गया? प्लस ये या माइनस ये? माइनस ये। व्हाट अबाउट फाई 2? प्लस ये। क्यों? ई वेक्टर बहुत बहुत, तुम यहाँ पे एरिया वेक्टर शो कर दो, ये या एरिया वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एरिया वेक्टर, ये सब सब्जेक्टिव एग्जाम में शो कर देना चाहिए। ये N1 कैप हो गया, ये N2 कैप हो गया। तो N1 कैप और E वेक्टर एंटी पैरेलल है, और N2 कैप और E वेक्टर क्या है? पैरेलल। तो दिस कम्स टू बी प्लस EA और phi 3। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर, ऐसा शो करके इसको N3 कैप कर देते हैं। N3 कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कितना आएगा वो? 0। So phi 3 is equal to 0, and then total आंसर कर सकते हैं। ये एक मेथड हुआ। मेथड 2 क्या है? मेथड 2, व्हाट इज फ्लक्स? फिर से लिखो वो डेफिनेशन। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, राइट दैट। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पेनिट्रेटिंग अ सरफेस। Flux is a quantity which is proportional to number of field lines penetrating a surface. ये हो गया। अब खुद देखो कौन कौन सा फेस पेनिट्रेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अपने आप कुछ दिखने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, तो नंबर ऑफ लाइन दोनों जगह डिफरेंट होगा या सेम होगा? सरफेस इसको हम लोग 1 माने थे, इसको 3 माने हैं, और ये क्या है? 2। कौन कौन सा फेस पेनिट्रेट हो रहा है? 1 and 2. So how much is phi 3? 0. And 1 पे फील्ड लाइन इंटर कर रहा है या नहीं? वहाँ क्या होगा? नेगेटिव। 2 पे क्या है? एग्जिट। वहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। और फील्ड अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पेनिट्रेटिंग फेस 1 एंड फेस 2 विल बी डिफरेंट और एग्जैक्टली सेम। और एक इंटर कर रहा है, दूसरा एग्जिट है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? टोटल फ्लक्स विल बी 0। टोटल फ्लक्स विल बी 0। हो गया? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। थर्ड देखो, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। नंबर 3, एक वेज है, जैसा अभी ड्रॉ किए थे वैसा ही ड्रॉ करो। इंक्लाइन प्लेन, जैसे क्यूब ड्रॉ करते हो उसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आसानी होगी। ड्रॉ लाइक दिस। ये एक वेज हो गया, शो कर दो।
इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। लेबल कर दो। डायमेंशन दिया हुआ है, ये एल है, ये डब्ल्यू है और ये एच है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कांस्टेंट है, फील्ड वाइज सिंपल ले रहे हैं, ई नॉट जे कैप। फ्लक्स थ्रू एवरी फेस। पहला पार्ट है फ्लक्स थ्रू एवरी फेस। हाउ मेनी फेस यू हैव? 5। तो अगेन 1 2 3 4 5 लिखने में दिक्कत है, तो कैसा लिखा होगा देख लो। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, वहीं स्पेस छोड़ते जाना, दोबारा नहीं लिखना होगा। फ्लक्स थ्रू राइट तो करेक्ट वर्ड नहीं होगा, लेफ्ट है, सीधा बॉटम पे पहुंच जाए। एक बॉटम हो गया, दूसरा फ्रंट फेस है, फ्रंट है तो बैक भी है, फ्लक्स थ्रू बैक। और एक और क्या बचता है? इंक्लाइन, फ्लक्स थ्रू इंक्लाइन प्लेन, सिंपली इंक्लाइन। बताओ क्या क्या आंसर आएगा? फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, लेफ्ट, लेफ्ट का एरिया कितना है? एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? एच इंटू डब्ल्यू, रेक्टेंगल है ना, ये कितना है? एच, और ये कितना है? डब्ल्यू। कितना एरिया हो गया? एच इंटू डब्ल्यू। किस तरफ? जे कैप या माइनस जे कैप? वो लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ई नॉट जे कैप डॉट, डॉट क्या लिखें? एच डब्ल्यू माइनस जे कैप। ये लिखा आ सकता है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये पूरा दूसरा वेक्टर। क्या आंसर आ गया? माइनस ई नॉट इंटू एच इंटू डब्ल्यू। बॉटम का बताओ। बॉटम, बॉटम का एरिया क्या लिखोगे? एल डब्ल्यू या माइनस एल डब्ल्यू के कैप? माइनस एल डब्ल्यू के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया देख लो, लिख दो ना। पहला ब्रैकेट लिखो ई नॉट जे कैप डॉट एरिया हो गया एल डब्ल्यू, और ब्रैकेट में फिर क्या आएगा? के कैप या माइनस के कैप। तो जे डॉट के इज 0, सो राइट 0, 0 लिख दो, तो ये भी 0 हो गया। फ्रंट एरिया वेक्टर क्या लिखोगे? तो ये पहला टर्म तो लिख लिया ई नॉट जे डॉट एरिया कितना है? हाफ इंटू एच इंटू एल। डायरेक्शन आई कैप, डायरेक्शन आई कैप है ना, फ्रंट जो है वो तो आई कैप है। ट्रायंगल है, शेप कैसा है ये? रेक्टेंगल या ट्रायंगल? ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू एच इंटू एल, और डायरेक्शन आई कैप। बट आई डॉट जे फिर कितना हो गया? 0। बैक एरिया वही रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस क्या आया? 0। इंक्लाइन में कितना होगा? एंगल तो ज्योमेट्री से निकल जाएगा, एल और एच के बीच का एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एंगल तो पता है। इफ यू वांट, हम चलो एंगल यहाँ पे थीटा, बट थीटा वी कैन राइट विद हेल्प ऑफ व्हाट? एच एन एल। थीटा चाहिए तो वो भी दिया हुआ है, कितना होगा? तो बहुत क्लियर है कि किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा तो फ्लक्स किस फेस के थ्रू निकालना होगा? इंक्लाइन। फ्लक्स निकालना होगा थ्रू इंक्लाइन। क्या आंसर लिखोगे बताओ जरा हमको।
क्या होगा? E naught into W into L. इशू है एरिया वेक्टर, ये है, इसको अगर हम लोग शेड कर लें, यही है ना, इसमें एरिया वेक्टर तो ऐसा कुछ होगा, ये आएगा ना। तो अब इसको कैसे लिखोगे आई जे के हेल्प से? बाकी अब तक जितना हम लोग एरिया वेक्टर लिए बहुत आसान था, आई कैप जे कैप के कैप से काम हो गया। ऐसा तो नहीं होगा हमेशा, एरिया किसी भी प्लेन में हो सकता है, प्लेन एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो या एक्स जेड प्लेन हो, इज नॉट नेसेसरी। तो हाउ मच इज एरिया वेक्टर? This is n cap. This is area vector, unit vector for which area vector? Inclined plane. यही है ना। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करें? मैकेनिक्स छोड़ के तुम पूरे फिजिक्स में वेक्टर का एक प्रॉपर्टी हमेशा भूल जाते हो, इट कैन बी रिजॉल्व्ड। वेक्टर कैन बी किस तरफ? ये जो एरिया वेक्टर हम कुछ नहीं करेंगे, आई विल से इट हैज टू कंपोनेंट, दिस एंड दिस। अब ये जो कंपोनेंट है, दिस विल गिव यू एरिया ऑफ बॉटम और नॉट? ये कंपोनेंट बेसिकली क्या है? एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बॉटम कितना फ्लक्स आया था? 0। एंड ये जो है, ये किसके लिए, किसको करस्पॉन्ड करेगा? लेफ्ट फेस। लेकिन लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर तुम इस तरफ ले रहे थे, बट ये वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और एरिया का वैल्यू कितना है? h इंटू डब्ल्यू। h इंटू डब्ल्यू किस तरफ? तो इंक्लाइन के कारण फ्लक्स कितना होगा? E naught h w. Flux because of incline will be plus E naught h w. क्यों? बिकॉज एरिया को क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व। अब एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन क्या बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हम लोग इस आंसर तक पहुंच सकते थे? मेथड 2 चेक करते हैं जरा। मेथड 2 हम बार बार क्या बता रहे हैं? मैथमेटिक्स ऑफ फ्लक्स इज अ क्वांटिटी। फिर से लिखो इसको, फ्लक्स इज अ क्वांटिटी। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज, इतनी बार लिखना है कि लिखते लिखते बोर हो गए। जब बोर हो गए इसका मतलब वो चीज़ सीख लिए तुम। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ, फिर से उस इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ करो ठीक से। डायग्राम क्लियर होना चाहिए तो बेटर अप्रिशिएशन होगा, समझ पाओगे। और ये कितना पावरफुल मेथड है, वो एक ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है उस फैक्ट को। क्यों अननेसेसरी हम लोग मैथमेटिक्स में जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक्सटेंड कर लो सबको और उसको क्लियर उसका डायग्राम अब ड्रॉ करते हैं। देखो तो क्या दिख रहा है?
कौन कौन सा फेस पेनिट्रेट हो रहा है पहले ये बताओ। लेफ्ट एंड इंक्लाइन, लेफ्ट एंड इंक्लाइन, बाकी सब का कंट्रीब्यूशन क्या होगा फ्लक्स में? 0। नंबर ऑफ लाइन इंटरिंग कितना है लेफ्ट फेस पे? 3। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तुम सोच के देख लो, अगर 50 लाइन भी इंटर कर रहा होता कितना एग्जिट करता? तो फ्लक्स दोनों के थ्रू क्या होता? सेम। हमको क्वेश्चन मिलता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस इंक्लाइन, तुम एंगल लेते हैं, एरिया निकालते हैं, हम क्या करते हैं फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस निकाल लेते हैं। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस कितना आता? माइनस कितना? E0 इंटू एरिया। राइट फेस में इंटर कर रहा है या एग्जिट है? माइनस होता है या प्लस होता है? तुरंत आंसर आ गया, प्लस E0 HW। आ गया ना? ये इसका ये एडवांटेज है इस लॉजिक का। दिस इज वेरी पावरफुल मेथड। बिना किसी कैलकुलेशन के तुम आंसर बता सकते हो। फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ लाइन। हमेशा ये विजुअलाइज करना चाहिए, तुम अपने आप देखोगे कितना सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि फ्लक्स में एक आंसर 0 हो सकता है, और 0 तो ऐसे ही दिख रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट नहीं कर रहा है तो फ्लक्स कितना है? 0। अदरवाइज हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। और अगर इंटर कर रहा है तो फ्लक्स का क्या साइन होगा? माइनस। एग्जिट है तो क्या होगा? इसको इससे मतलब नहीं है किस एंगल पे इंटर कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल 2 वर्ड है, क्या क्या? 3 वर्ड है, पेनिट्रेशन, इंटर, एग्जिट, उससे सारा कुछ डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। हाँ, अगर वेरिएबल होता तो शायद हम लोग ये नहीं कह पाते, लेकिन यहाँ 3 लाइन इंटर कर रहा है, तुम 4 ड्रॉ करते तो वो भी एग्जिट करता। तो नंबर ऑफ लाइन इंटरिंग इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ लाइन एग्जिटिंग। तो फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। उससे आंसर आ गया। अब शीट में कुछ क्वेश्चन है, देखो तो सारा बन जाएगा। क्वेश्चन 10 पे आओ। क्वेश्चन 10, दिस बॉक्स कंटेन्स, पहले डायग्राम देख लो ठीक से। क्यूब है और एरो दिया हुआ है, उसके बगल में कोई नंबर लिखा हुआ है, मतलब दोज मेनी लाइंस। समझ में आ गया? क्योंकि सारा लाइन ड्रॉ करना, ड्रॉ तो किया जा सकता है मशीन से, बट उसको काउंट करना तुम्हारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए क्या लिखा हो, कहीं 15 है कहीं 10 है। समझ में आ गया? एरो इंडिकेट कर रहा है इंटर एंड एग्जिट। क्या बताना है तुमको? दिस बॉक्स कंटेन्स व्हाट? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज एंड सो ऑन। यहीं से हम आज का डिस्कशन शुरू किए थे, नहीं याद करो तो। चार्ज पता है, अब तक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन 10 में बताने का? चार्ज। रिवर्स हुआ ना? अब देखो तुम खुद साइन यूज करो। लेफ्ट फेस बताओ क्या साइन रखोगे? लेफ्ट फेस इंटर है या एग्जिट है? एग्जिट में क्या होता है? प्लस, तो प्लस 10। वैसे ही सब में काउंट कर लो, एक साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, टोटल कितना है? अलजेब्राइक सम वहीं पे बगल में शीट में लिख लो, प्लस माइनस जो जो आ रहा है, और आंसर बताओ नेट क्या आया टोटल। कितना है टोटल? कितना है? प्लस प्लस कितना? 18 80 कितना है देखो? प्लस 80 है। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है ना, कि अब तुम प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है। जल्दी से चेक करो क्या होगा। प्लस और माइनस वही भूल गए, सब कुछ याद है। 60 माइनस है प्लस, प्लस 65 ही आ रहा है। एनीवे हम लोग का प्लस से ही काम हो जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन होगा? पॉजिटिव चार्ज या नेट पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 by epsilon naught times charge algebraic sum of charge enclosed. So we can talk of exact charge या algebraic sum. तो नेट चार्ज बता सकते हैं। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 11 बताओ, आंसर लिख दो पॉजिटिव, टिक कर दो। नेट पॉजिटिव चार्ज 11। 5 square is larger than, smaller than or equal to 5 circle. According to diagram, how many lines are penetrating square? 3. How many lines are penetrating square? 3. So क्या होगा? Equal. 5 square is equal to 5. लेकिन अगर ये डायग्राम 3 लाइन गिवन नहीं होता और पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब क्या होता?
स्क्वायर ग्रेटर होता, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग स्क्वायर में ज़्यादा होता है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या होगा, सेम, इक्वल कर दो। 12, how many lines are penetrating that plane surface? 3. how many line? देखो पिछले केस में तो कंफ्यूजन भी था, लेकिन अगर तुम हेमीस्फेयर लेते हो कोई भी, विथ कैसा भी हेमीस्फेयर ले, ओपन हो या क्लोज कर दिया, नंबर ऑफ लाइन पेनिट्रेटिंग दिस बेस, यहाँ अगर बेस वर्ड यूज कर लें, उतना ही लाइन कर्व सरफेस को भी पेनिट्रेट करेगा या नहीं, तो क्या आएगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम, इक्वल होगा। हमेशा ये काम करना चाहिए, बहुत आसानी होगी। 13 बताओ ठीक से, क्वेश्चन 13। Does the box contain positive charge, negative charge और no charge? केवल एक एक लाइन कंसिडर करेंगे, नंबर नहीं दिया हुआ है ना, तो 1 लाइन ईच। तो लेफ्ट फेस पे क्या है, एग्जिट +1, राइट फेस क्या है, पॉजिटिव +2, टॉप क्या है -1, बॉटम भी क्या है -1, और फ्रंट क्या है -1, बैक भी क्या है -1, तो नेट क्या बचा, नेगेटिव। तो क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी स्पेस, किसी रीजन में, वी कैन से समथिंग अबाउट चार्ज और नॉट। वी कैन नॉट से कि एग्जैक्ट पोजीशन, देखो उस क्यूब में तुम ये नहीं बता पाओगे कि कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, तुम क्या बता पाओगे, नेट चार्ज कितना है। क्या ये बता पाओगे कि क्यूब में एग्जैक्टली कहाँ पे चार्ज है, नहीं बता पाएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे। केवल हम लोग क्या बता सकते हैं, नेट चार्ज प्लस है, माइनस है या 0 है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट, वेयर इज पोजीशन। हाँ, एक चीज श्योर है कि उस चार्ज को कहाँ होना होगा, आउटसाइड क्यूब या इनसाइड क्यूब। इनसाइड क्यूब समवेयर, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। 14, क्या होगा, लेफ्ट फेस में क्या लिखें, कितना, +10, राइट फेस -20, टॉप, बॉटम, बैक, टोटल कितना आया, +5, और चाहिए क्या चार्ज, सो इट मस्ट एक्सीड व्हाट। Does the missing electric field vector on front face point in or out? क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तुम्हारा क्या आ रहा है, +5, तो कम से कम कितना इंटर करना चाहिए, 6, 5.5 तो नहीं होगा। हाउ मेनी लाइन हैज टू इंटर, 6, मिनिमम कितना होगा, 6 या ग्रेटर देन 5, आइदर 6 और ग्रेटर देन 5, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा लाइन। नेक्स्ट 15, what is ratio of number of field line per unit area penetrating base to number of field line penetrating conical surface? तो दिख रहा है कैसा फील्ड है, वेरिएबल या यूनिफॉर्म। तो देखो, तो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दैट कोन है, उसके बेस से अगर 10 लाइन्स आर इंटरिंग तो कितना एग्जिट करना होगा कर्व सरफेस से, 10, तो क्या रेशियो आएगा, 1, रेशियो इज 1, तो कुछ नहीं करना है। तो कहीं भी हम लोग मैथमेटिक्स तो E.A तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन विजुअलाइज कर सकते हो ना, कौन है अगर जितना लाइन इंटर कर रहा है बेस से उतना ही कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहा है या नहीं।